गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हम एवरेज की 2-3 क्लास ले चुके हैं, उसमें हम सारी क्लासेस जो सारे जिस टाइप के होते हैं सब डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमने कल देखे थे जो प्रीवियस से क्वेश्चन थे। ठीक है, आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को उसी टाइप के जो क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिया, एवरेज एज ऑफ 11 क्रिकेट प्लेयर इज 20 ईयर्स। इफ द एज ऑफ द कोच इज ऑल्सो इंक्लूडेड द एवरेज एज इंक्रीज बाय 10%। द एज ऑफ द कोच इज 11 क्रिकेट खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि कोच की आयु को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। कोच की आयु ज्ञात करिए। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ नंबर की फॉर्म में कि किस क्या कहना चाह रहा है। हमारे पास क्या होता है, इसमें क्वेश्चन में दिया है कि 10 क्रिकेट खिलाड़ी है हमारे पास, सॉरी 11 क्रिकेट खिलाड़ी हैं, 11 प्लेयर होते हैं क्रिकेट में। उनकी जो एवरेज एज है, एवरेज एज हमें दी है। ठीक है, उनकी जो एवरेज एज है 20 वर्ष है। अब हमने कहा कि इन 11 खिलाड़ी को एक कोच होता है। ठीक है, अगर हम कोच की एज को भी क्या कर लें, इंक्लूड कर लें। ठीक है, इन कोच की एज को भी इसमें इंक्लूड कर लें तो हमारे पास कितने बंदे हो जाएंगे, अब हमारे पास टोटल 12 बंदे हो जाएंगे। ठीक है, इसमें एक 1 प्लस हो गया, क्या इसमें कोच और ऐड हो गया, तो जो एवरेज एज है वो 10% बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम निकालते हैं 20 का 10% कितना होगा। ठीक है, 20 का 10% कितना होगा, परसेंटेज निकालने के 10% का मतलब, ठीक है, 10/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम 20 को। ठीक है, 20 गुना 10/100 करेंगे तो कितना आएगा, 0 से 0 कट जाएगी, यहाँ 0 से 0 कट जाएगी, यानी कि 2 आ गया। यानी कि 2 साल एज बढ़ गई, यानी कि 20 से कितनी होगी एवरेज एज, अब एवरेज एज हमारे पास होगी 20 से 22। ठीक है, तो हमने ये देखा कि यहाँ पे 11 जब क्रिकेट प्लेयर थे उनकी एवरेज एज कितनी थी, 20 साल थी। ठीक है, 20 ईयर्स थी उनकी एज। ठीक है, 11 प्लेयर्स की एवरेज एज कितनी थी, 20 ईयर्स थी। अब 12 प्लेयर मतलब उनका एक कोच और ऐड हो गया। ठीक है, 12वां जो ऐड हुआ है वो कौन सा, इनका कोच है, तो उनकी एज कितनी होगी, 22 ईयर्स हो गई। हमने ये देखा। तो हम यहाँ देखते हैं जब हमने कोच को ऐड करा, अगर कोच भी क्या होता, यहाँ 11 खिलाड़ियों की एवरेज एज 20 वर्ष है, इसका मतलब कि सारे खिलाड़ी को हमने 20-20 वर्ष का मान लिया। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो कोच आया, नया जो कोच इसमें इंक्लूड करा हमने टीम में, ठीक है, अगर वो भी 20 साल का ही होता तो भाई एवरेज एज पे कोई फर्क तो पड़ता नहीं। भाई 20 साल का था सारे, 20 साल का एक और आदमी आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ने का। बट हुआ क्या, उस सबकी एज 2 साल बढ़ गई। कितनी साल बढ़ गई, +2 ईयर्स। भाई वो एक ऐसा कोच था, उसकी एज इतनी थी कि वो 2 साल बढ़ गई। तो किस वजह से बढ़ी, कि जो नया जो कोच हमने ऐड करा है, जो नया टीम में एक बंदा ऐड हो गया, उसकी वजह से एज ऐड हो गई। यानी कि डेफिनेटली क्या होने वाला है, उसकी एज ज़्यादा होने वाली है। और वो कितनी ज़्यादा होगी, कि इतनी ज़्यादा वो एज लेके आया 20 साल से कि वो 2-2 साल 12 लोगों की बढ़ गई। तो 12 लोगों की 2-2 साल बढ़ गई, तो 12 दूनी 24, यानी कि 24 और 20 और 24 कितना हो गया, 44। यानी कि जो कोच इस टीम में अब ऐड हुआ है वो 44 ईयर्स का क्या हुआ, उसकी एज है। ठीक है, एक मेंबर की बड़ी एज कितनी, 2 साल, तो 12 मेंबर्स की कितनी एज बढ़ जाएगी, 12 दूनी 24 साल, यानी कि 24 साल वो ज़्यादा लेके आया 20 से। ठीक है, 20 से कितना ज़्यादा लेके आया, वो 24 लेके आया ज़्यादा, तो 24 और ऐड कर देंगे इसमें, कितना 44 ईयर्स इसमें एज हो जाएगी, किसकी, कोच की। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम फाइंड आउट करते हैं। हमें क्या दिया था, 11 खिलाड़ी की दी थी 20 साल। ठीक है, एवरेज एज, और एवरेज को हमने पहले ही बताया था पहली क्लास में कि क्या मानते हैं हम, एवरेज को मानते हैं कि भाई सबको हम इक्वल, सबको समान कर लेते हैं। यहाँ 11 खिलाड़ी की जो औसत उम्र है 20 साल है, एवरेज एज 20 ईयर्स है। तो इसका कहने का मतलब ये कि जो 11 के 11 प्लेयर हैं वो लगभग सब 20 साल के मान लिए हमने। ठीक है, कि भाई सब के सब 20 साल के होंगे। ठीक है, कोई 17 का होगा, कोई 18 का होगा, तो कोई 21 का भी हो सकता है, कोई 22 का भी हो सकता है ना। तो एवरेज एज हमने 20 साल, ठीक है, उसमें दी थी। अब जैसे कोच की एज ऐड हो गई, 12 हो गए। ठीक है, तो भाई कोच की एज ऐड हो गई, तो कोच की उम्र क्या थी, कुछ ज़्यादा थी। उसकी वजह से क्या होगा, भाई कोच जब आया हमारे पास, जो नया प्लेयर, हम 11 से जब 20 बंदे हो गए, 12 बंदे हो गए टीम में, अगर वो क्या होता, वो सेम 20 ईयर का ही आता, 20 ईयर्स का ही आता, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। भाई मेरे पास 11 खिलाड़ी की उम्र जो एवरेज एज है 20 ईयर्स है, और मैं एक और खिलाड़ी, उसमें 2, जितने भी खिलाड़ी ऐड करूँ, मान लो मैं 11 में 3 प्लेयर ऐड कर देता हूँ, मेरे पास 14 प्लेयर हो गए, उन सबकी एज भी 20-20-20-20 हो, तो मेरे पास एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ने का। ठीक है, भाई सेम 20 ईयर्स एवरेज थी, जो आए उनकी भी एवरेज एज, उनकी जो एज है सबकी 20 ईयर्स है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने का। बट मैंने क्या देखा कि यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे 2 साल बढ़ गई। और बढ़ी किसकी वजह से, क्योंकि भाई जो नया प्लेयर आएगा उसकी एज जो होगी वो डेफिनेटली ज़्यादा होगी। भाई ज़्यादा होगी तो कितनी ज़्यादा होगी, तो हमने क्या देखा कि एक प्लेयर की एज 2 साल बढ़ी है। ठीक है, एक प्लेयर की एज 2 साल बढ़ी है। भाई एवरेज सब में बढ़ता है ना, यहाँ 22 का मतलब 12 प्लेयर की एवरेज एज अब कितनी, 22 साल हो गई। इसका मतलब कि 12 के 12 कितने हैं, 22 साल के हो गए। ठीक है, यानी कि हर एक प्लेयर की, 12 प्लेयर की कितनी, 2 साल एज इंक्रीज हो गई थी, 24। यानी कि ये 24 एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा कहाँ से आया, ये एक्स्ट्रा वहीं से आया जो नया जो कोच हमने ऐड करा उसी की। यानी कि 24 ईयर्स जो एज एक्स्ट्रा है वो कहाँ से आई, कोच से आई। तो 20 को 24 में ऐड कर दिया, 44 ईयर्स। इस तरीके से हमारे पास आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं।
द मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन इज 16, 1 more observation included and the new mean becomes 17. The 10th observation is, जो 9 प्रेक्षण है, जो 9 ऑब्जर्वेशन है उनका औसत 16 है। एक प्रेक्षण और सम्मिलित होने के बाद एक ऑब्जर्वेशन उसमें हम और शामिल कर लेते हैं तो नया औसत 17 हो जाता है। अब हमसे पूछा कि जो हमने नया जो प्रेक्षण, जो 10वां प्रेक्षण जो हमने इसमें ऐड किया है उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, जैसे हमें क्या दिया कि भाई हम जो कुछ हमारे पास नंबर्स थे 9 ऑब्जर्वेशन थी, जब हमने 9 ऑब्जर्वेशन का एवरेज निकाला तो हमारे पास कितना एवरेज आया, हमारे पास एवरेज आया 16। ये 16 क्या दिया, यहाँ पे एवरेज दिया है। ठीक है, 9 ऑब्जर्वेशन मतलब 9 कुछ नंबर्स होंगे, हो सकता है कोई नंबर 10 हो, कोई 15 हो, कोई 20 हो, ठीक है, कोई 17 हो, कोई 18 हो, ऐसे करके 9 नंबर होंगे, उन सबका एवरेज 16 आ गया। ठीक है, अब उसने बोला कि हमने 9 से क्या कर दिया, ऑब्जर्वेशन 10 कर दिए, एक ऑब्जर्वेशन हमने और ऐड कर दी। ठीक है, यानी कि 10 हो गए, तो उसकी वजह से एवरेज क्या हो, जैसे हमने 10वीं जो नंबर ऐड करा उसकी वजह से एवरेज कितना हो गया, अब एवरेज हमारा 17 हो गया, तो हमारे पास अब एवरेज कितना हो गया, 17 हो गया। ठीक है, सेम पिछली तरीके से क्वेश्चन को इसको सोल्व कर सकते हैं। भाई 9 नंबर का एवरेज हमारे पास कितना है, 16 है। ठीक है, जो 10वां नंबर, एक नंबर और ऐड हुआ इसमें, 10वां नंबर वो भी कितना होता, 16 ही होता, तो कोई एवरेज पे फर्क पड़ता नहीं पड़ता। बट क्या हुआ, एवरेज हमारे पास एक बढ़ गया, अगर 16 नहीं है वो कितना, एक एवरेज हमारे पास बढ़ गया, कितना बढ़ गया, एक बढ़ गया, यानी कि 17 हो गया, 16 से 17 हो गया तो एक एवरेज बढ़ गया। और ये कितने नंबर पे बढ़ा, ये 10 नंबर पे बढ़ा, यानी कि 1 × 10। ठीक है, 1 × 10 यानी कि 10 हमारे पास बढ़ गया, तो 16 में हम 10 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास, 26 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, जो न्यू ऑब्जर्वेशन है या फिर जो 10th ऑब्जर्वेशन है, न्यू ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास है वो कितनी है, 26 है। ऑब्जर्वेशन कितनी है, 26 है। इसका एक और तरीका हो सकता है, जब भी आपको यहाँ पे गैप 1 का दिखाई दे, ठीक है 16, और यहाँ भी आपको गैप 1 का दिखाई दे कि भाई 9 से 10, जैसे हमने 9 नंबर थे, 9 नंबर का ऑब्जर्वेशन हमारे पास 16 आया, उसके बाद हमने एक नंबर और ऐड करा तो ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज था वो भी हमारे पास 1 इंक्रीज हो गया। तो आप इसमें आप क्रॉस को देखिए, 9 और 17 को आप जोड़ेंगे तो 26 आएगा, 10 और 16 को जोड़ेंगे तो भी आपके पास कितना आने वाला है, 26 आने वाला है। ये जब ही एप्लीकेबल होगा जब आपने एक ऑब्जर्वेशन एंड करी है और आपके पास एवरेज भी कितना, 1 इंक्लूड हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते थे, 10 को आप जैसे 16 में जोड़ोगे तो कितना एवरेज आ जाएगा आपके पास, 26, या फिर 9 को आप 17 में जोड़ोगे तो कितना एवरेज आ जाएगा आपके पास, कितना आपके पास नहीं ऑब्जर्वेशन है, एवरेज नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, 10 + 16 यानी कि नई जो ऑब्जर्वेशन है 26 है, 9 + 17 कितना हो जाएगा, 26, यानी कि इस तरीके से हम ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कि भाई जो नया नंबर हमने ऐड करा है वो कौन सा नंबर है, तो नया नंबर जो हमने ऐड करा है वो 26 होने वाला है। ठीक है, आप ऐसे क्रॉस में भी कर सकते हो, बट ये चीज़ याद रखना यहाँ पे 1 का गैप होना चाहिए। 9 से 10 मतलब एक अपने नंबर बढ़ा, और एवरेज कितना इंक्रीज हुआ, एवरेज भी आपके पास 1 ही इंक्रीज हुआ, 16 से 17 हो गया, आपके पास एवरेज 1 इंक्रीज हुआ। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मीन वेट ऑफ 34 स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल इज 42 किलोग्राम। द मीन वेट ऑफ 34 स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल इज 42 किलोग्राम। इफ द वेट ऑफ द टीचर इज इंक्लूडेड द मीन राइजेस बाय 400 ग्राम्स। फाइंड द वेट ऑफ द टीचर इन किलोग्राम। एक विद्यालय में 34 छात्रों का औसत भार 42 किलोग्राम है। ठीक है, एक विद्यालय था, वहाँ पे 34 छात्र थे, उसका जो एवरेज वेट था वो कितना था, 42 किलोग्राम था। यदि अध्यापक जो उनका वहाँ टीचर है उसकी एवरेज, उसकी भी एज हम शामिल कर लें ग्रुप में, ठीक है, तो औसत एज कितना 400 ग्राम बढ़ जाता है। और हमें क्या करना है, टीचर्स का वेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, अध्यापक का भार ज्ञात करें। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को देखते हैं हम, इसमें हुआ क्या। इसमें हमें कहा गया कि भाई 34 एक क्लास थी, उसमें 34 स्टूडेंट थे। 34 क्या थे, 34 उसमें स्टूडेंट थे, और उन सबकी जो एवरेज एज थी, एवरेज एज उनकी कितनी थी, उनकी एवरेज एज जो थी हमारे पास 42 किलो एवरेज वेट दिया है। ठीक है, एज मान लो, ये वेट मान लो। ठीक है, तो 42 किलोग्राम उनका एवरेज वेट दिया है। भाई इन सबका जो ये वेट देखा हमने 42 किलोग्राम था, 42 किलोग्राम था। ठीक है, भाई सबका जो 34 स्टूडेंट थे, क्लास थी, क्लास में 34 स्टूडेंट थे, और उन सबका हमने वेट करा तो सबका एवरेज वेट निकाला जब, तो हमारे पास कितना आया, 42 किलोग्राम उनका वेट आ गया। अब हमने क्या बोला, यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो 400 ग्राम वेट बढ़ जाता है। जैसे ही हम इसमें एक टीचर ऐड करेंगे तो हम क्या देखेंगे, 34 + 35। भाई अब नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए, 35 हो गए, यानी कि टोटल मेंबर्स कितने हो गए, 35। ठीक है भाई, जिसमें क्या 34 तो स्टूडेंट है और एक क्या टीचर्स है। ठीक है, या फिर टीम भी लिख सकते हैं भाई, 35 टीम होगी, 35 मेंबर्स की टीम हो गई हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास एवरेज एज क्या हुआ, 42 किलोग्राम। उसने बोला कि औसत जो है 400 ग्राम बढ़ जाता है, तो हमें क्या निकालना है, टीचर का वेट निकालना है, हमें टीचर का वेट निकालना है, टीचर का हमें वेट निकालना है।
भाई 42 ग्राम तो पहले ही हमारे पास एवरेज है, 400 ग्राम हमारे पास बढ़ गया तो 400 को हम क्या करते हैं 1000 से डिवाइड करके कि पहले किसे किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, ठीक है, ये 2 हो जाएगा, ऊपर नीचे 5 हो जाएगा, यानी कि 42 और प्लस 2/5 इतना किलोग्राम हमारे पास वेट बढ़ गया, ठीक है। अब ये वेट जो बढ़ा है वो किस वजह से बढ़ा है, वो इस वजह से बढ़ा है कि जो टीचर हमारे पास ऐड हुआ है उस टीचर का वेट ज़्यादा हुआ होगा, भाई वो क्लास में ऐड हो गया तो उसने सबकी एवरेज को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो हम देखते हैं भाई 34 मेंबर थे, 34 स्टूडेंट थे, उनकी एवरेज कितनी थी, 42 थी। अगर जो टीचर आया उसका वेट भी 42 किलोग्राम होता तो कोई हमारे पास एवरेज पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास सेम एवरेज रहने होता। बट हुआ क्या, जैसे ही टीचर ऐड हुआ उसने ये 35 इन 35 के 35 बंदों की एज कितनी बढ़ा दी, इन 35 के 35 बंदों की जो एवरेज वेट कितना बढ़ा दी, 2/5 किलोग्राम। एक बंदे पे 2/5 किलोग्राम एवरेज बढ़ा है तो 35 बंदों पे कितना बढ़ा होगा, 35 की हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 2/5 से 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, यानी 14 किलोग्राम जो वेट है वो एक्स्ट्रा लेके आया है। तो टोटल वेट टीचर का कितना जाएगा 42 और 14, ठीक है, 4 और 2 कितना जाएगा 6, ठीक है 56, यानी कि जो उसका एज था टीचर का जो एज था वो कितना था 56, जो वेट था टीचर का कितना था 56 किलोग्राम था, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं इन क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं 56 किलोग्राम क्या था, इसका आंसर था। हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास भाई 34 स्टूडेंट थे, उनका एवरेज वेट जो था, उनका जो औसत वजन था कितना था 42 किलोग्राम था। सॉरी जैसे एक टीचर को हमने और ऐड कर लिया उसमें तो 35 हमारे पास बच्चे हो गए, या 35 की हमारे पास टीम हो गई, भाई 34 के साथ 35 हो गया। और ये जैसे ही 35वां बंदा हमने इसमें ऐड करा, जो नया टीचर हमने इसमें ऐड करा, उसने ऐसा इतना वो वेट उसका था कि उसने क्या करा, सब बच्चों का वेट था, जो एवरेज वेट था पहले 42 था, उसका 2/5 किलोग्राम उसने बढ़ा दिया, 400 ग्राम मतलब 2/5 किलोग्राम, ठीक है, या 0.4 किलोग्राम भी ऐड कर सकते हो, है ना। तो 0.4 किलोग्राम क्या हो गया, वो वेट ऐड हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हमने देखा कि कितने बच्चों यहाँ पे एवरेज वेट इंक्रीज हो गया, कितने, सब बच्चों का इंक्रीज हुआ है ना भाई, 35 के 35 बच्चों का है, 35 के 35 टीम मेंबर्स का, तो एक मेंबर्स का क्या माने हमने कि 2/5 इंक्रीज हुआ, तो 35 में कितना वेट इंक्रीज होगा 35 इंटू 2/5, तो हमने 7 दूनी 14 कितना ऐसे ऐड कर दिया, तो 56 किलोग्राम हमारे पास क्या हो गया, अभी वेट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। आगे देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब थोड़ा नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, ठीक है। द एवरेज एज ऑफ ए हस्बैंड एंड वाइफ हु वर मैरिड 4 years ago was 25 years at the time of their marriage. The average age of the family consisting husband, wife and child born during the interval in 20 years. The age of the child is, ठीक है, एज ऑफ द चाइल्ड आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। इसमें दिया कि पति पत्नी जिनकी औसत आयु 4 वर्ष पूर्व, ठीक है, भाई पति पत्नी जिनकी औसत आयु जिनका 4 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, विवाह के समय 25 वर्ष थी, तो पति पत्नी एवं पुत्र की औसत आयु आपको ज्ञात करनी है, ठीक है, पति पत्नी एवं पुत्र की औसत आयु आप करनी है, ठीक है। पति पत्नी एवं पुत्र की जो औसत आयु दी है आपको 20 वर्ष दी है, और पुत्र की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। क्वेश्चन को नंबर्स की फॉर्म में लिखते हैं, क्या कहना चाह रहा है वो ना। उसने बोला कि एक पति पत्नी है जिनका विवाह 4 वर्ष पूर्व हुआ था, और विवाह के समय उनकी आयु कितनी दी थी 25 ईयर्स दी थी। हम क्या करते हैं यहाँ पे हस्बैंड प्लस वाइफ, ठीक है, इनकी एवरेज एज कितनी थी 25 ईयर्स थी, कब, एट द टाइम ऑफ मैरिज, ठीक है, जब उनकी मैरिड, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं, जब उनकी शादी हो रही थी, ठीक है। तो जब उनकी शादी हो रही थी उनकी एवरेज कितनी थी, हस्बैंड एंड वाइफ की दोनों की थी 25, दोनों की 25 एवरेज एज थी, दोनों की 25, तो हम कहते हैं दोनों का एवरेज का जो दोनों की जो एज का सम होगा वो कितना होगा 50 ईयर्स हुआ होगा। अब उसने बोला कि 4 ईयर्स बाद, 4 साल बाद, भाई जैसे अगर आज मैं ये कहूँ कि मैं आज 50 साल का हूँ तो मेरी 4 साल बाद एज कितनी हो जाएगी, 4 ईयर्स बढ़ के कितने 54 ईयर होने वाली है, ठीक है। जैसे कोई कहता है कि आज मेरी एज 15 साल है, 4 साल बाद मेरी एज कितनी हो जाएगी, 15 और 4 19 साल हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। और अब इसमें इसने बोला कि 4 ईयर्स आफ्टर, 4 ईयर्स लेटर, ठीक है, जिनका 4 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, ये कब थी, ये एवरेज एज उनकी कब थी 50, जबकि जब उनका 4 साल पहले विवाह होता। अब 4 साल बाद, यानी कि 4 साल बाद तो हस्बैंड की वाइफ भी, हस्बैंड की जो एज होगी वो भी 4 ईयर्स बढ़ गई हुई, और वाइफ की जो एज है वो भी 4 ईयर्स बढ़ गई होगी, यानी कि दोनों की जो एज होगी क्या 4 ईयर्स बढ़ गई होगी। तो अगर आज की बात करें तो आज की एज कितनी हो गई 50, ठीक है, 4 ईयर्स हस्बैंड की बढ़ गई, 4 ईयर्स वाइफ की बढ़ गई, यानी कि 8 बढ़ गई पूरी, तो 58 इनकी क्या हुई टोटल एज हो गई, ठीक है। तो ऐसा कह सकते हैं हम, ये हो गया। उसके बाद अब उसने बोला कि क्या
ए चाइल्ड बॉर्न ड्यूरिंग द इंटरवल इन इज 20 ईयर्स। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि इनकी फैमिली में एक नया मेंबर इंक्लूड हो गया। ठीक है, नया मेंबर क्या हुआ, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड, एक नया मेंबर आ गया। और जैसे ये चाइल्ड जिस दिन हुआ उसी दिन इनकी एवरेज कितनी होगी। ठीक है, जिस दिन, जैसे भाई आज चाइल्ड हुआ है तो उसकी एवरेज आज उसकी एज कितनी होगी, एक ही तो दिन हुई। हम इस एज में क्या करते हैं, जब बच्चा जैसे क्या हो जाएगा, 1 साल का हो जाएगा पूरा, ठीक है, 1 ईयर्स का हो जाएगा, तो जब हम उसे जाके मानेंगे ना 1 ईयर, जिस दिन वो हुआ है उस दिन उसकी कोई एज नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो जैसे वो 1 साल का हो जाएगा, जैसे कोई बच्चा क्या हुआ 2011 में हुआ, ठीक है, तो 2012 में जब पहुंच जाएगा जब भी तो जाके उसकी 1 ईयर एज होगी। ठीक है, ऐसा ही तो होगा। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड की जो हमें एज दी, अब कितनी 20 ईयर्स दे दी। ठीक है, अब जो हमें दे रखा तो 20 ईयर्स होगी, तो कितनी इनकी तीनों की एवरेज 20 ईयर्स दी, यानी कि ये हस्बैंड भी 20 का, वाइफ भी 20 की और चाइल्ड भी 20 का, यानी कि तीनों 20 का तो कितने हो जाएगा 60। यानी कि अब तीनों की एवरेज जो तीनों की जो एज का सम आ रहा है वो कितना आ रहा है 60। और हमने देखा कि हस्बैंड प्लस वाइफ इन दोनों की एज का सम कितना है 58। तो हम कह सकते हैं चाइल्ड कितने का होगा 60 में से हम 58 हटा देते, यानी कि 2 ईयर्स का क्या था हमारे पास चाइल्ड था। ठीक है, जो बच्चे की एज है कितनी है 2 साल है। ठीक है, इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। हमने पहले क्या देखा कि हमारे पास आज की डेट नहीं दी। ठीक है, एक हमारे पास प्रेजेंट, जैसे मैं आज प्रेजेंट एज की बात करूं, कभी आज मेरी एज कुछ है, ठीक है, और हमें कह दें कि 4 साल पहले, जैसे आज मेरी एज कितनी, हम मान लेते हैं कि 25 साल है, और 25 से 4 साल पहले मेरी एज कितनी होगी 21 साल। ठीक है, अगर इसके बाद की 4 साल बात करूँ कि भाई इसके आफ्टर 4 ईयर्स कितनी हो जाएगी 29 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये आज की बात थी। ठीक है, जो हमें इसमें एवरेज है अब इसमें आज की नहीं दी थी। उसने बोला कि भाई जो अब से 4 साल पहले जब उनका विवाह हुआ था, ठीक है भाई, जब उनकी शादी हुई थी वो आज जैसे इन जो हस्बैंड वाइफ थी इनकी शादी कब हुई थी, अब से 4 साल पहले हुई थी। इनकी जो मैरिज हुई थी वो 4 साल पहले हुई थी। जब इनकी मैरिज हुई थी 4 साल पहले तो इनकी एवरेजेस दोनों की 25-25 थी, एवरेजेस दोनों की 25 थी। ठीक है, तो यानी कि दोनों 25-25 साल के हो गए, तो दोनों की एज का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई हस्बैंड प्लस वाइफ इन दोनों की एवरेज कितनी है 25 है, तो हस्बैंड प्लस वाइफ 2 ही बंदे हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा। या फिर ये कह सकते हैं हस्बैंड प्लस वाइफ कितना 25 दूनी कितना आ जाएगा 50। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 4 साल पहले अगर दोनों की एज 25 थी तो दोनों 25-25 के होंगे। ठीक है, क्योंकि समान मानते हैं औसत में, तो दोनों की एज का सम कितना हो जाएगा, 25 का हस्बैंड था 25 की वाइफ थी, दोनों 50। बट ये कब की बात है, जब 4 साल पहले जब उनकी शादी हुई थी। अब हम बात करें आज की। ठीक है, आज 4 साल जो अब खत्म हो गए, जो आज की बात कर रहे हैं, तो अब उनकी एज भाई हस्बैंड भी 4 ईयर्स का बढ़ गया होगा और वाइफ भी 4 ईयर्स की बढ़ गई, 4 साल दोनों की एज बढ़ गई होगी, यानी कि 8 साल टोटल उनकी एज में ऐड हो गए होंगे। तो 50 + 8 हमने कर दिया यहाँ पे 58 ईयर्स दोनों की अब एज होगी। ठीक है, कितनी होगी 58 ईयर्स होगी। अब इसी दौरान ही 4 सालों के दौरान ही उनके पास क्या हुआ, एक बेबी और हो गया। ठीक है, अब फैमिली में कितने मेंबर्स हो गए, अब फैमिली में 3 मेंबर्स हो गए। ठीक है, एक हस्बैंड, एक वाइफ और एक चाइल्ड। ठीक है, और अब हमें बोला कि जो उनकी एवरेज एज अब जो है हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड, उनकी एवरेज अब कितनी दी है 60 ईयर्स दी है। कितनी 60 साल उनकी एज दी है, तो 60 ईयर्स उनकी टोटल सम आया है। ठीक है, इनका एवरेज जो बोला गया था वो 20 ईयर्स बोला गया था कि भाई हस्बैंड प्लस वाइफ, ठीक है, और चाइल्ड, इन तीनों की एज का सम करके हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 20, इनका औसत जो आता है 20 आता है। तो हम 3 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हमारे पास हो जाएगा 60 हो जाएगा। यानी कि हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड इन सबकी एवरेज हमें 20 दी थी, यानी कि ये तीनों 20-20-20 ईयर्स के होंगे, 20-20 साल के होंगे तीनों, और तीनों 20-20 साल में, तो टोटल उनका सम कितना रहेगा 60 ईयर्स। ठीक है, हमने यहाँ से क्या देखा कि हस्बैंड और वाइफ दोनों का तो 58 ईयर्स आ रहा है, और हस्बैंड प्लस वाइफ और चाइल्ड जैसे ही हम उसे ऐड कर दे वो कितना आ रहा है 60। तो यानी क्या होगा, डेफिनेटली 2 साल का क्या होगा उनका बेबी होगा। ठीक है भाई, हस्बैंड प्लस वाइफ H+W की वैल्यू कितनी है 58, और 60 में से 58 घटा देंगे तो क्या 2 ईयर्स हो जाएगा उनकी एज। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें दिए 5 वर्ष पूर्व पी और क्यू की औसत आयु 25 वर्ष थी। ठीक है, पी क्यू और आर की औसत आयु 25 वर्ष है आज की बात में। ठीक है, और 5 वर्ष पश्चात आर की आयु याद करिए। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। 5 years ago द एवरेज एज ऑफ पी एंड क्यू वॉज 25, द एज ऑफ पी क्यू एंड आर टूडे इज 25, एज ऑफ आर आफ्टर 5 years विल बी। ठीक है, 5 साल पहले की बात करें तो पी और क्यू की औसत आयु 25 वर्ष थी। ठीक है, और आज की डेट में पी क्यू और आर की औसत आयु कितनी है 25 वर्ष है। तो 5 वर्ष पश्चात की भाई अब से 5 years लेटर कितनी आर की वैल्यू, आर की जो आयु एज होगी कितनी होने वाली है। ठीक है, तो हमें पी क्यू की एवरेज एज दी है। ठीक है,
अब से भाई आज की जो डेट है उससे 5 ईयर्स लेटर, ठीक है, 5 ईयर्स बिफोर, 5 साल पहले की बात करूँ मैं, 5 ईयर्स बिफोर, 5 साल पहले की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो 5 साल पहले कितनी एवरेज दी है पी और क्यू की, पी और क्यू की एवरेज जो दी है हमें कितनी दी है, पी और क्यू की 25 दी है, 25 दी है, मतलब पी भी 25 ईयर्स का मान लेते हैं और क्यू भी 25 ईयर्स का मान लेते हैं, मतलब दोनों की एज का सम कितना हो जाएगा 50, ठीक है। ये हमें दी है एवरेज एज उनकी 5 साल पहले की बात करें। अगर आज की बात करूं मैं टुडे, कि भाई आज उनकी एवरेज एज कितनी होगी, कि भाई जो 5 साल पहले 50 साल के थे दोनों का सम भाई, यानी कि 25-25 साल के थे, तो दोनों 5-5 साल बढ़ गए ना भाई, आपसे 5 साल पहले 5 पीक की जो भी एज थी, तो अब इसमें भी 5 साल बढ़ गया होगा, और ये क्यू भी क्या हो गया 5 साल बढ़ गया होगा। जैसे कोई 5 साल पहले 15 साल का था, तो 5 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, ठीक है, 5 साल पहले 15 का था, तो अब कितना हो जाएगा, वो 20 साल का हो जाएगा, और इसके आज की डेट के 5 साल बाद वो कितने का हो जाएगा, 25 का हो जाएगा। भाई ये जो इसकी है टुडे प्रेजेंट एज है, ठीक है, और इस प्रेजेंट एज से 5 ईयर्स पहले, 5 ईयर्स बिफोर, ठीक है, 5 साल छोटा होगा वो, और इस प्रेजेंट डेट के 5 साल बाद यानी कि 5 साल वो बड़ा होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया है इसमें ना। तो उसने बोला कि 5 साल पहले जो एवरेज एज थी पी और क्यू की 25 थी, यानी कि दोनों 25-25 के थे, तो उनके एज का सम कितना रहेगा 50 ईयर्स। अगर हम आज की बात करें तो दोनों 5 साल बाद, ये 5 ईयर्स बिफोर क्या 5 साल और हो गए ना, तो पी भी 5 साल बड़ा होगा और क्यू भी 5 साल बड़ा हो गया होगा, यानी कि दोनों की एज का जो सम होगा पी प्लस क्यू, 5-5 साल दोनों बड़े हो गए, तो 10 साल दोनों बढ़ गए होंगे, तो 50+10 कितना हो जाएगा 60 ईयर्स उनकी एज का सम हो गया होगा, ठीक है। और हमें क्या दिया कि एक नया मेंबर अब इन्होंने इंक्लूड कर लिया, ठीक है भाई, पी क्यू प्लस आर, अब तीनों लोग आ गए, पी प्लस क्यू प्लस आर आ गए, ठीक है, और उन तीनों की एवरेज एज आज की डेट में कितनी दी है 25 दी है, कि भाई पी प्लस क्यू और आर, इन तीनों की एवरेज एज जो दी है आज की डेट में 25 दी है, तीनों की 25 दी है, मतलब 25 साल का पी है, 25 साल का क्यू है और 25 साल के आर है, ठीक है, तो यानी कितनी एज हो गई इनकी 75 साल हो गई। अब ये जो डाटा है हमारे पास, ये भी आज का डेटा है और ये भी हमारे पास आज का डेटा है, भाई सेम डेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट एज की बात करें, दोनों का ये है। अगर P प्लस क्यू दोनों की एज मिला के 60 साल है और P और Q आर की तीनों की मिला के 75 साल है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें क्या करें P प्लस क्यू, ठीक है 60, इसमें से हम ये माइनस कर देंगे तो P और Q कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, R कितना बच जाएगा हमारे पास 75 में से 60, ठीक है 15 ईयर्स बच जाएगा, यानी कि R की जो प्रेजेंट एज है, कि R की जो वर्तमान आयु है, ठीक है, आज की डेट में कितने साल का है, वो 15 साल का है। हम क्या करेंगे, अब बाद की बात करें, अब हमसे पूछा है कि 5 ईयर्स लेटर, अब जो प्रेजेंट एज है, जो प्रेजेंट आज की डेट है, जो आज की डेट से 5 साल बाद कितनी आयु होने वाली आर की, तो अब से 5 साल बाद की बात करें तो 15 साल का तो वो भी है, और अब से 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, वो 20 ईयर्स का हो जाएगा, यानी कि अब से 5 साल बाद इसकी एज कितनी होने वाली है 20 ईयर्स उसकी एज होने वाली है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार बार रिपीट होते हैं ना। और क्वेश्चन देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। The average age of husband and wife was 23 years at the time of their marriage, ठीक है, कि जब हस्बैंड और वाइफ की मैरिज हुई उनकी एज जो थी 23 ईयर्स थी। आफ्टर 5 ईयर्स दे हैव ए 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड, अब 5 साल हो गए, और 5 साल हो गए तो अब उनके पास एक साल का एक छोटा बच्चा भी है, ठीक है, तो उनका क्या होता है, एवरेज एज ऑफ द फैमिली ऑफ द 3 व्हेन द चाइल्ड वाज बोर्न, ठीक है। अब 5 साल बाद उनके पास 1 साल का एक बच्चा है, और वो क्या पूछे, एवरेज एज ऑफ द फैमिली ऑफ द 3 व्हेन द चाइल्ड वाज बोर्न, ठीक है। थोड़ा सा ये लैंग्वेज में डिफिकल्टी वाला क्वेश्चन है, आपको लैंग्वेज की समझ के क्या क्वेश्चन को करना होता है, ठीक है। हिंदी में एक बार इसे रिपीट कर देता हूँ मैं। भाई जो हस्बैंड और वाइफ थे उनकी जो एज थी कि एवरेज एज 23 ईयर्स थी जब उनकी शादी हुई थी। अब शादी के 5 साल बाद, क्या उनका एक बच्चा भी है, ठीक है, जो 1 साल का बच्चा है। कितने साल का, 1 साल का, 1 ईयर ओल्ड उनके पास एक बेबी है। अब हमसे पूछा है कि जब बेबी हुआ था, ठीक है, जब बेबी हुआ था, जैसे कोई भी आज मान ले कि आज कोई बच्चा आज ही हुआ, तो उसकी एज कोई इंक्लूड होगी नहीं, वो तो एक ही दिन का हुआ, ठीक है, या 1 घंटे कुछ घंटे का हुआ, तो भाई मेंबर तो पूरे 3 ही हो जाते हैं ना। तो उस केस में हमें क्या इसकी एवरेज एज निकालनी है। भाई जब वो जिस दिन हुआ बच्चा उस दिन मेंबर तो उनकी फैमिली में कितने हो गए, 3 मेंबर हो गए, हस्बैंड, एक वाइफ और एक चाइल्ड, ठीक है। तो हमें एवरेज एज निकालनी है उसकी क्या होती है इसमें। तो हम क्या देखते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ की, हस्बैंड एंड वाइफ इन दोनों की जो एवरेज एज दी है शादी के टाइम कितनी दी है, 23 ईयर्स दी है, ठीक है, 23 ईयर्स दिया, यानी कि दोनों 23 साल के होंगे, तो उनकी एज का जो सम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 46 ईयर हो जाएगा। अब हमसे ये बोला कि 5 साल बाद, ठीक है, 5 साल बाद मतलब हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड, ठीक है। अब इनकी फैमिली में 3 मेंबर्स हैं, ठीक है, और तीनों मेंबर्स जो है 5 ईयर्स बाद तीनों मेंबर्स जो दिए उनकी जो है हमारे पास हस्बैंड एंड वाइफ की ये जो एज है 46 ईयर कब दी है, जब इनकी शादी हुई थी, ठीक है, जब इनकी शादी हुई थी, मैरिज हुई थी जब इनकी, ठीक है।
और अब हमसे 5 साल बाद कह रहा है कि इन 5 सालों में क्या हुआ, एक चाइल्ड भी हो गया, एक चाइल्ड हुआ। इस चाइल्ड की एज कितनी है, 1 ईयर्स है। ये हमसे बोला गया है कि भाई 1 साल का उनके पास बच्चा है, ठीक है, यानी कि उसकी एज कितनी होगी, 1 ईयर्स की होगी। अच्छा, ये 1 ईयर्स की उसकी एज है, तो यानी कि क्या कह सकते हैं हम कि भाई 5 साल बाद हमें बोला है कि 1 ईयर्स का बच्चा है, यानी कि आफ्टर 4 ईयर्स, 4 ईयर्स लेटर उनके पास ये बच्चा हो गया होगा, यानी कि 4 साल बाद उनके पास एक बच्चा आ गया था, ठीक है, यानी कि हो गया था। तो 4 ईयर्स बाद, 4 ईयर्स लेटर उनके पास बच्चा हो गया था। तो ये हमें क्या दिया, 5 ईयर्स पहले की दी है, तो हम क्या करते हैं 4 ईयर्स ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड प्लस वाइफ, ठीक है, कि 4 ईयर्स बाद, 4 साल बाद, क्योंकि 4 साल बाद उनकी फैमिली का नया मेंबर आ गया था, ठीक है, तो 4 साल बाद उनकी एज कितनी हो जाएगी भाई, 4 साल हस्बैंड बढ़ जाएगा और 4 साल ही वाइफ बढ़ जाएगी। तो 46 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 जोड़ते हैं इसमें, 8 और 6 14, ठीक है, कितना हो जाएगा 54। अब ये 54 हो जाएगी इनकी, 54 कब हो गई, जब इनकी 4 साल पहले, जब उनके पास 4 साल बाद जब उनके पास एक बच्चा हुआ था। अब जैसे ही बच्चा हुआ होगा, जैसे ही चाइल्ड ने एंट्री ली होगी, तो हम क्या देखेंगे, हस्बैंड भी हो गया, ठीक है, यहाँ पे वाइफ आ गया और चाइल्ड आ गया, ठीक है। और जैसे ये चाइल्ड आया, अभी इसकी एज इसमें नहीं है, बट मेंबर जरूर इंक्लूड हो गया। क्यों नहीं है भाई, आज ही तो ये हुआ है, आज हुआ है तो इसे काउंटिंग तो करेंगे भाई, 3 मेंबर हो गए हम, ठीक है, बट क्या करेंगे, मेंबर 3 हो गए, इसकी एज अभी कुछ ही नहीं हुई, इसकी अभी एक ही दिन हुई होगी या कुछ घंटे ही हुई होगी। तो जैसे ही हमें देखें 54 ईयर्स हुआ, तो यहाँ पे एक नया मेंबर भी इनके पास था 4th ईयर में, जो हो गया था कौन, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड। अब ये तीनों की एवरेज निकालनी है। अगर तीनों की जो टोटल से एज का जो समय 54 है, तो एवरेज एज कितनी आ जाएगी भाई, 54 है और 3 लोगों की 54 है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि हर एक की एवरेज कितनी आ जाएगी, 18 ईयर्स एवरेज एज आ जाएगी जब वो बच्चा हुआ था, ठीक है। इसमें हमसे क्या पूछा था कि जिस दिन बच्चा हुआ था या जब बच्चा हुआ था, जब तीनों की जो एवरेज हमारे पास क्या होने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं हम, ये कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है एक डिफरेंट टाइप का, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 7 व्हेन 3 न्यू नंबर आर इंक्लूडेड, द एवरेज ऑफ द 8 नंबर्स बिकम्स 8.5, द एवरेज ऑफ द 3 न्यू नंबर इज। 5 संख्याओं का औसत 7 दिया है, और जब 3 और संख्याओं को, 3 नई संख्याओं को सम्मिलित किया जाता है, तो 8 संख्याओं का औसत 8.5 हो जाता है। तो वो 3 नई संख्याओं का हमें औसत ज्ञात करना है, ठीक है। अगर 3 नई संख्याओं का हम सम ज्ञात कर लेंगे भाई कितना सम है उन तीनों का, तो हम क्या कर लेंगे, उनका औसत भी ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन का क्या कहना चाह रहा। हमारे पास पहले शुरुआत में क्या था, 5 नंबर्स थे, ठीक है, शुरुआत में हमारे पास 5 नंबर्स थे, 5 हमारे पास नंबर थे, 5 नंबर्स। इन 5 नंबर्स को जो हमें एवरेज दिया था, कितना दिया था, 7 दिया था। इनका जो एवरेज हमें दिया, एवरेज दिया है 5 नंबर्स का एवरेज 7 दिया। अब हमने बोला, हमने 3 नंबर कि भाई एक नंबर x हो सकता है, दूसरा y z, 3 नंबर हमने और ऐड कर लिए, और 3 नंबर और ऐड करते ही हमारे पास 8 नंबर हो गए। इन 8 नंबर का जो हमारे पास एवरेज दिया है वो कितना हो गया, 8.5 हो गया, ठीक है। ये ऐसा हमें बोला है। तो हमसे बोला है कि जो नए 3 नंबर, ये x है, जो y है, ये जो z है, ये 3 जो नए नंबर हमने ऐड करे हैं, अगर मैं इन तीनों का एवरेज निकालूँ तो वो कितना होगा, ये हमसे पूछा। हम एक चीज़ देखते हैं, हमारे पास 5 नंबर का जो एवरेज था 7 था, यानी कि ये क्या सारे के सारे नंबर 7 7 7 हम मान लेते हैं। अगर जो 3 नए नंबर आए हैं वो भी 7 7 के होते, तीनों कितने होते, 7 7 के होते, ठीक है, तो कोई एवरेज पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यानी कि 7 7 7 वो तीनों मिलके क्या 21 लेके आते, तीनों मिलके वो 21 वैल्यू लाते, तो क्या होता, कोई एवरेज एज पे, कोई एवरेज जो भी था एवरेज दिया था वो हमारे पास कोई इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता, एवरेज अभी भी 7 ही रहने वाला था। बट हुआ क्या, जब ये 3 नए मेंबर्स आए, x y z जो भी 3 नए मेंबर थे, जैसे ही आए, इन्होंने सबका जो एवरेज था वो कितना बढ़ा दिया, 1.5 बढ़ा दिया। और कितने मेंबर्स का बढ़ा दिया, 8 के 8 का, यानी कि अब 8 के 8 जो नंबर है उन सबका एवरेज कितना बढ़ गया, 1.5। यहाँ से 7 से कितना हो गया, 8.5 हो गया, तो प्लस कितना हो गया, 1.5, यानी कि 1.5 एवरेज क्या हो गया, बढ़ गया। अब 1.5 एक का एवरेज बढ़ा है ना, तो 8 का कितना बढ़ जाएगा, टोटल सम कितना आ जाएगा भाई, एक का बढ़ा 1.5, 8 में कितना 15, 1.5 का गुना कर देंगे, 15 8 कितना होता है 120, यानी कि 12.0, यानी कि 12, यानी कि जो ये 3 नंबर आए, 21 तो लाए थे और 12 अपने साथ एक्स्ट्रा लेकर आ गए, ठीक है। इसी की वजह से तो क्या हुआ भाई, 12 को 8 से डिवाइड कर देंगे 1.5 आ जाएगा, और सबको 1.1.5 डिवाइड कर दिया, ठीक है भाई, सबको 1.1.5 दे दिया, और इसकी वजह से एवरेज क्या हो गया, 8.5 हो गया। तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम, 12 और 12, 21 और 12 को ऐड करते थे, कितना होगा 3 और 33, यानी कि जो 3 नए मेंबर आए हैं वो टोटल जो सम लेके आए हैं 33 लेके आए हैं, ठीक है भाई। अब ये नहीं पता मुझे x की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू, मैं डिफरेंट इसकी अलग अलग वैल्यू नहीं निकाल सकता, बट ये मुझे पता है कि मैंने x प्लस वाई प्लस जेड करा तो उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू 33 आई, ठीक है, कि भाई x और y z तीनों को मैं जोड़ूंगा तो 33 आने वाला है। अब हमसे यही तो पूछा है कि x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इनका एवरेज कितना होने वाला है, ठीक है।
तो हम क्या करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू कितनी है 33, 33 को डिवाइड कर देते हैं हम 3 से, तो कितना आ जाएगा 11, क्योंकि क्या ये 3 नंबर्स है, तो 11 क्या हो जाएगा एवरेज, यानी कि जो नए 3 नंबर हमने ऐड करे उनका जो एवरेज है वो कितना 11 हमारे पास आने वाला है। ठीक है, इस तरीके से हम इसे क्या करते हैं, क्वेश्चंस को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, 3-4 बार रिपीटेड हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन दिया हमें, द एवरेज वेट ऑफ 5 पर्सन्स सिटिंग इन ए बोट इज 38 किलोग्राम। ठीक है, नाव में बैठे 5 व्यक्तियों को औसत वजन 38 किलोग्राम है। ठीक है, नाव में बैठे जो 5 व्यक्ति हैं उनका औसत कितना है 38 किलोग्राम है। फिर नाव तथा नाव में बैठे व्यक्तियों का औसत वजन कितना 52 किलोग्राम है। तो हमें नाव का जो बोट का जो वेट है वो हमें ज्ञात करना है। एवरेज वेट ऑफ 5 पर्सन सिटिंग इन ए बोट इज 38 किलोग्राम। एवरेज वेट ऑफ द बोट एंड द पर्सन सिटिंग इन द बोट इज 52 किलोग्राम। व्हाट इज द वेट ऑफ बोट। ठीक है, हम क्या देखते हैं कि भाई एक हमारे पास यहाँ पे बोट है। ठीक है, ये हमारे पास सपोज करो क्या है, एक बोट है, इसमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 आदमी बैठे हैं। ठीक है, अगर हम इन 5 आदमी का जब एवरेज वेट निकालते हैं 5 मेंबर्स का, ठीक है, 5 मेंबर्स का हमने क्या निकाला, एवरेज एज निकाला। ठीक है, 5 मेंबर्स का जब 5% का हमने एवरेज एज निकाला तो हमारे पास कितना आया, 5% का एवरेज एज हमारे पास आता है कितना 38 किलोग्राम। ठीक है, एवरेज वेट है, वजन है। ठीक है, एज नहीं है। 5% जो है उनका जो वेट है, ठीक है, जो उनका वजन है 38 किलोग्राम है। भाई 5 के 5% थे, उनका अलग अलग कुछ वेट होगा, हमने सबको ऐड करा, सबको 5 से डिवाइड करा, तो हमारे पास 38 किलोग्राम के आगे उनका एवरेज वेट आ गया। क्योंकि सबका कुल मिला के एवरेज वेट कितना हुआ 38 किलोग्राम हो गया। ठीक है, एवरेज। अब हमने क्या करा कि हमने टोटल वेट कैलकुलेट किया। भाई 5 तो भाई पर्सन थे, 5 पर्सन प्लस 1 बोट। भाई बोट में भी तो कुछ ना कुछ वेट होगा ना, ये जिस नाव में ये बैठे हैं, ठीक है, ये जिस नाव में ट्रेवल कर रहे हैं, जो ये जो बोट है इसका भी कुछ वजन होने वाला है। अब हमने 5 पर्सन का और इस बोट का, ठीक है, तो अब आपने पूरे जो बॉडी है उसका क्या वेट निकाला हमने। तो 5 पर्सन प्लस जो 1 बोट थी उन सबका हमने वेट निकाला। अब ये कितने मेंबर्स हो गए 5, तो भाई पर्सन एक बोट है तो हमने 6 से डिवाइड करा इसे। तो जो हमारे पास अब एवरेज वेट आया वो कितना आया, अब हमारे पास एवरेज वेट आया 52 किलोग्राम। यहाँ पे हम 6 बोट को भी एक पर्सन मान लेते हैं। ठीक है, 6 ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, 6 ऑब्जेक्ट लिख दिया मैंने। ठीक है, पर्सन की जगह। तो 6 लोगों का जो 6 लोगों का जो वेट हो गया वो कितना हो गया, अब उनका वेट हो गया 52 किलोग्राम, 52 किलोग्राम। और मुझे जो वेट निकालना है वो बोट का वेट निकालना है कि भाई बोट का वेट कितना है। ठीक है, बोट का वेट कितना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि हमारे पास 5%, जब हम 5 लोगों का वेट निकाल देते तो 38 किलोग्राम आ रहा था। अब जैसे ही हमने क्या करा, छठी जो बोट ऐड करी, ठीक है, तो उसका वेट, उसकी वजह से क्या होगा 52 किलोग्राम वेट ऐड हो गया। अगर मैं कहूँ कि भाई मेरे पास 5% थे, उनका वेट कितना था 38 था, और मैं कहूँ कि जो नया मेंबर या जो बोट होती, बोट भी 38 किलोग्राम की होती, भाई ये नाव है, नाव का वजन भी 38 किलोग्राम होता, तो मेरे पास एवरेज वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसा होने वाला था। बट मैंने क्या देखा कि जैसे ही नाव का वजन मैंने ऐड करा, वो 38 किलोग्राम तो अपना लेके ही आई, और एक्स्ट्रा कितना वेट लेके आई, इतना लेके आई कि भाई कितना वेट, एवरेज वेट बढ़ गया। यहाँ पे एवरेज वेट कितना बढ़ गया, 38 में 52 कितना 14 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है भाई, 14 जो है 14 किलोग्राम, 14 किलोग्राम इसका एवरेज जो वेट था वो बढ़ गया। ठीक है, 38 में 14 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। तो यानी कि सॉरी 6 के 6 मेंबर का वेट कितना बढ़ गया, 14 किलोग्राम बढ़ गया। एक मेंबर का 14 किलोग्राम बढ़ा है तो 6 मेंबर्स का कितना बढ़ जाएगा, सम निकाल लेंगे हम। ठीक है, बस 6 के 6 लोगों का बढ़ा है ना 14 किलोग्राम, तो 6 लोगों के टोटल सम कितना हो जाएगा, 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे 14 में, तो 6 की 14 में मल्टीप्लाई कितना आएगा, 6 चौक 24, 84 आ जाएगा। ठीक है, 14 6 कितना होता है 84। यानी कि ये बोट का जो वजन था 38 किलोग्राम से ज़्यादा, वो कितना लेके आई 84 किलोग्राम लेके आई। तो 4 और 8 को हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 12। यहाँ पे 4 और 8 फिर से कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी कि जो बोट का वेट है वो कितना है, बोट का जो वेट है वो 122 किलोग्राम है। ठीक है, इस तरीके से हम निकालते हैं। इस क्वेश्चन में हमने क्या करा, हमने ये देखा कि भाई एक हमारे पास बोट थी, उसमें 5 आदमी बैठे थे। जब हम 5 आदमी, जो इस बोट के अंदर 5 आदमी बैठे हैं, जब हम उनका वेट टोटल कैलकुलेट करते हैं, उसके टोटल वेट मान लो उनका कुछ भी सम था, हमने 5 से डिवाइड करा तो सबके एवरेज वेट हमारे पास कितना आ गया, सबका एवरेज वेट हमारे पास 38 आ गया। अब हमने क्या करा, हमने ये देखा कि भाई बोट का भी तो कुछ वजन होगा, तो जैसे ही बोट को हम इंक्लूड करते हैं हमारे पास एक मेंबर और एक्स्ट्रा हो जाता है। भाई पहले 5 थे, 5 के 5% थे, अब इसमें एक ऑब्जेक्ट और इंक्लूड हो गया यानी कि बोट को, तो 5 और 6 हो गई बोट को मिला के। अब जैसे हम 6 के 6 का एवरेज वेट निकालते हैं तो हमारे पास 52 किलोग्राम आता है। तो हम ये मानते हैं कि जो 5% थे उनका वेट 38 किलोग्राम था, और हमारे पास जब बोट आई, जो बोट का वजन भी 38 किलोग्राम होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सेम हमारे पास एवरेज वेट रहने वाला था।
बट हमने क्या देखा कि जो बोट आई है 38 किलोग्राम नहीं लाई, ये ज़्यादा लेके आई है। कितना ज़्यादा लेके आई है? ये इतना ज़्यादा लेके आया है कि जो एवरेज वेट है हर एक बंदे का 14 किलोग्राम बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पे 6 ऑब्जेक्ट का एवरेज वेट जो 52 किलोग्राम है। इसका क्या मतलब है कि सारे के सारे 52 किलोग्राम के हैं। ठीक है, औसत को यही तो मानते हैं कि सबको इक्वल कर देते हैं हम। तो 6 के 6 कितने हो गए? 52 किलोग्राम के हो गए, 52 किलोग्राम के हो गए। तो हम यहाँ देखते हैं कि एवरेज वेट कितना इंक्रीज हुआ, 14 किलोग्राम इंक्रीज हुआ। ठीक है, यानी कि हर एक बंदे का जो वेट है 14 किलोग्राम, 14 किलोग्राम बड़ा होगा। तो हम क्या कहते हैं कि एक बंदे का 14 किलोग्राम बढ़ा, तो 6 बंदे का कितना बढ़ा? 14×84। वो किसकी वजह से बढ़ा? क्योंकि जो बोट आई है वो 38 किलोग्राम से एक्स्ट्रा 84 लेके आई है। ठीक है, तो 38 और 144 को हमने ऐड कर दिया, कितना? 122। 122 जो मेरे पास हो जाएगा इसका टोटल बोट का वेट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो नाव का जो टोटल वजन है वो कितना? 122 किलोग्राम होने वाला। ठीक है, इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट करते हैं। इसको हम वैसे भी कर सकते हैं कि 5 × 38 कर लें, फिर 6 × 52 कर लें और माइनस कर दें। ठीक है, जैसे क्या करें भाई, 5 का वेट कितना दिया मुझे? 5 का दिया कितना? 5 × 38 जो भी इसकी वैल्यू आएगी, और 6 का कितना हो गया? 6 × 52। ठीक है, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, जैसे 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12, 6 पंजे 30 और 312 हो जाएगा। 5 8 जा 40, 0 4 19 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2 में से 0 जाएगी, 2 आएगा। 11 में से 9 जाएंगे, कितने? 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी वेट हमारे पास 122 है। बट ये क्या, ये आपको कैलकुलेशन दो बार आपको कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। ठीक है, और इसको आप समझ जा रहे हो तो आप डायरेक्टली एक बार में ही कर सकते हो। ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने बार बार लिखा है, वरना आपको 38 + 14 × 6 डायरेक्ट आपके पास ये क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब दिया हमें द बैटिंग एवरेज ऑफ 450। अब हमें दिए होंगे जो क्वेश्चन क्रिकेट के रिलेटेड दिए होंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास एक होता है बैटिंग एवरेज। पहले हम बैटिंग एवरेज को पढ़ लेते हैं। ठीक है, बैटिंग एवरेज क्या होता है? बैटिंग एवरेज। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन जो रिलेटेड आएंगे बैटिंग एवरेज और बॉलिंग एवरेज दोनों से आने वाले। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं बैटिंग एवरेज क्या होता है। बैटिंग एवरेज मतलब, सपोज करो मैंने 10 इनिंग्स खेली, मैंने 10 मैच खेले और 10 मैच में मैंने कितने रन बना दिए? 500 रन बना दिए। ठीक है, तो बैटिंग एवरेज का मतलब होता है कि मैंने हर एक इनिंग में कितने रन बनाए। अब मैं ये नहीं कहना कि हर एक इनिंग्स में मैंने कितने रन बनाए, का मतलब होता है कि हर एक इनिंग में हम बराबर मान के चलेंगे। क्या देखते हैं हम कैसे होता है। देखिए, अब मैंने 10 मैच खेले और 10 मैच में मैंने 500 रन बनाए। 10 मैच में कितने रन बनाए? 500 रन बनाए। तो 500 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 10 से, तो मैं ये कह सकता हूं कि लगभग मैंने हर एक मैच में 50 रन बनाए होंगे। ठीक है, अब ये हम मान के चल रहे हैं कि 50 रन हर मैच में बनाए। ठीक है, हो क्या सकता है भाई, किसी मैच में सेंचुरी मारी हो, ठीक है, किसी में 0 पे भी आउट हो, किसी में 50 हो, किसी में 70 हो, किसी में 80 हो। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं? एवरेज निकालते हैं, बैटिंग एवरेज। ठीक है, बैटिंग एवरेज होता क्या है? बैटिंग एवरेज को हम निकालते हैं टोटल रन, कि टोटल रन कितने हैं, टोटल रन, और डिवाइड बाय, टोटल रन मतलब डिवाइड बाय टोटल इनिंग्स। टोटल इनिंग्स भाई, टोटल में कितने मैच खेले मैंने, टोटल इनिंग्स लिख लो या मैच लिख लो। टोटल इनिंग्स। तो मैं जब बैटिंग एवरेज कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या करेंगे? टोटल रन, कि भाई कितने रन बनाए और कितनी मैंने मैच में पारियां खेली। ठीक है, इस तरीके से निकालते। जैसे सपोज करो, ठीक है, एक प्लेयर था, उसने क्या करा, उसने 2000 रन बनाए। उसने 2000 रन बनाए और 2000 रन कितने मैच में बनाए? उसने 40 मैच में बनाए। तो हमारे पास एवरेज कितना आ जाएगा? 40 से डिवाइड कर देंगे 2000 को। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20, यानी कि हर एक मैच में उसने कितने? 50 रन बनाए होंगे। ठीक है, इस तरीके से हम निकालते हैं क्या? बैटिंग का एवरेज। तो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हम किस तरीके से इसमें होता, जो हमारे पास हमें क्वेश्चन दिया। हमें दिया है द बैटिंग एवरेज फॉर 40 इनिंग्स ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर इज 50 रन। किसी बल्लेबाज का 40 पारियों का जो औसत दिया है वो 50 रन है। हिज हाईएस्ट स्कोर एक्सीड हिज लोवेस्ट स्कोर बाय 172 रन। ठीक है, बल्लेबाज का जो अधिकतम स्कोर है वो न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। अब उसने बोला कि इफ दीज 2 इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 38 इनिंग्स इज 48 रन। क्योंकि यदि इन 2 पारियों को, कौन सी 2 पारियों को, जो हाईएस्ट और सबसे लोवेस्ट है, को निकाल दिया जाए तो बाकी 38 पारियों का औसत कितना हो जाता है? 48 रन हो जाता है। तो बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर हमें ज्ञात करना। ठीक है, जैसे हमने क्या कहा कि भाई एक प्लेयर था, उसने 42 मैच उसने अभी तक खेले थे, उसने 40 मैच खेले थे। एक प्लेयर था, उसने 40 मैच खेले थे और 40 मैच में उसका जो औसत था बल्लेबाजी का, ठीक है, जो बैटिंग एवरेज था उसका कितना था?
50 रन था कि लगभग उसने हर मैच में 50 रन हमारे पास बना रखे थे, ठीक है। 50 रन जो था उसका एवरेज था, और ये कितने 40 उसने मैच खेले थे। अब हमने क्या बोला कि भाई जो 40 मैच थे उसमें एक उसका हाईएस्ट स्कोर था और एक उसका लोएस्ट स्कोर था, ठीक है। तो हमें ये दिया कि जो हाईएस्ट स्कोर था उसमें से मैं लोएस्ट स्कोर को माइनस कर दूं तो वो मेरे पास कितना आ रहा है, वो 172 आ रहा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रन है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इसके रन कुछ भी हो सकते हैं। मान लो उसने 200 रन बना रखे हो, 2 से 12 रन बना रखे हो, ठीक है। और सबसे लोवेस्ट क्या हो सकता है, सबसे लोवेस्ट 0 भी हो सकता है, ठीक है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। भाई हो सकता है किसी इनिंग में वो एक पारी में 0 पे आउट हो गया, उसने एक भी रन नहीं बना पाया, या 1 रन बना के आउट हो गया, या 2 रन बना के आउट हो गया, 3 रन बना के आउट हो गया। तो लोवेस्ट का मतलब जो सबसे उसका लोवेस्ट, सबसे जो मिनिमम स्कोर है, और हाईएस्ट का मतलब जो उसका सबसे मैक्सिमम स्कोर है। हो सकता है किसी मैच में उसने 200 रन बनाए हो, 212 रन बनाए हो सकता है 250 रन बनाए हो, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि क्वेश्चन में कि हाईएस्ट और लोवेस्ट का जो डिफरेंस दिया है कि भाई सबसे ज़्यादा रन में से जो उसने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे उसमें से सबसे ज़्यादा कम रन, एक इनिंग में उसने सबसे कम रन बनाया, उन दोनों अगर मैं माइनस कर दूँ तो मेरे पास 172 रन आते हैं, ठीक है। ये हमसे बोला है। फिर उसने बोला कि अगर इन दोनों ही पारियों को मैं हटा दूँ, ठीक है, इन दोनों ही पारियों को मैं हटा दूँ कि भाई जो हाईएस्ट रन थे उन्हें भी हटा दूँ और जो लोवेस्ट रन थे उन दोनों की हटा दूँ, तो मेरे पास कितनी इनिंग्स हो जाएंगी 40। अब मेरे पास 38 इनिंग हो जाएंगी, ठीक है। और उनका जो एवरेज दिया, उनका एवरेज मुझे कितना दिया, उनका एवरेज मुझे दिया 48 रन, उनका एवरेज मुझे 48 रन दिया है, ठीक है। और अब मुझसे पूछता है कि हाईएस्ट जो वैल्यू है, हाईएस्ट जो रन उसने सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो इनिंग्स थी, जो मैक्सिमम जो उसके रन थे वो कितने थे। तो हम यहाँ देखते हैं कि 40, जब उसके पास 40 इनिंग्स थी, हमारे पास 50 एवरेज था। हमारे पास 2 इनिंग्स चली गई, कितनी 38, और मैं करूँ जो 2 इनिंग्स गई वो 50 और 50 दोनों लेके जाती है। 50-50 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो पहला एवरेज है कितना 50-50 है। अगर 2 इनिंग्स इसमें से मैं हटा दूँ, कौन सी 2 इनिंग्स हटा दूँ जिसमें 50 और 50 हो, तो मेरे पास कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बाकी जो 38 पड़ती मेरे पास एवरेज कितना आता 48 ही आता। बट मैंने क्या देखा, जैसे ही मैंने हाईएस्ट और लो 2 इनिंग्स हटाई, कौन सी इनिंग्स हटाई मैंने, हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट, सबसे मिनिमम वाली। तो मैंने क्या देखा कि जैसे ही मैंने 2 इनिंग हटाई, जो बाकी की 38 इनिंग्स रह गई उनका एवरेज भी कम हो गया। कितना एवरेज कम हो गया, अब उनका एवरेज यहाँ पे 2 कम हो गया। और 2 कम हो गया तो किसकी वजह से कम हो गया, क्योंकि जो जाने वाली इनिंग्स थी वो क्या ले गई, वो एक्स्ट्रा ले गई कुछ। वो कितना एक्स्ट्रा ले गई, अगर हर एक इनिंग्स का 2 रन जो कम हुआ है तो 38 इनिंग्स का कितना 76 एक्स्ट्रा ले गई, यानी कि 76 रन ये जो एक्स्ट्रा ले गई हैं दोनों मिला के इनिंग्स, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास टोटल सम कितना होना चला है, ये हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट, ठीक है, यही दो इनिंग्स तो हमने हटाई हैं। उसने क्या बोला 40 इनिंग्स का जो एवरेज था 50 था, इसमें से मैं हाईएस्ट इनिंग्स हटा दूं और लोवेस्ट इनिंग्स हटा दूं तो मेरे पास 38 इनिंग्स बढ़ जाती हैं, और 38 इनिंग्स का जो एवरेज होता है 48 होता है, ठीक है। तो 50 प्लस 50 100, 100 प्लस 76, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ जो 2 इनिंग्स हटाई है मैं हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट दोनों इनिंग्स हटा के उन दोनों का सम कितना है, उन दोनों का सम मेरे पास 176 है। तो यानी कि हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट हमारे पास कितना आ गया 176 आ गया। अब उसने मेरे से पूछा है कितना हाईएस्ट इनिंग्स की वैल्यू। अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर दूं तो यहाँ -l प्लस l दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा 2h, और यहाँ देखता हूँ 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 7 दूनी कितना हो जाएगा 34, यानी कि ट्वाइस h की वैल्यू कितनी 348 आ रही है। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 348 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 17 और 4, यानी कि 174 रन बनाए थे उसने कितने हाईएस्ट इनिंग में, ठीक है। अब देखो हाईएस्ट इनिंग में 174 थे, वो लोवेस्ट इनिंग भी पूछ सकता है। तो 174 में से कितना घटाऊं कि 172 आ जाए। 174 में से अगर मैं 2 घटाता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है 172 आ जाता है। 174 174 में से मैं 2 घटाता हूं 172 आ जाएगा, यानी कि कह सकता हूँ कि लोवेस्ट जो इनिंग थी उसमें 2 रन थे और जो हाईएस्ट इनिंग है उसमें कितने रन है 174 रन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये, ठीक है। आगे की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, बाकी कुछ और क्वेश्चन देखेंगे इसमें, ठीक है, और हो सकता है एक फिनिश हो जाए नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं। आप एवरेज को एक बार फिर से पूरा रिपीट पहली क्लास से देखिएगा, ठीक है। जितने हमने मैक्सिमम टाइप कवर करे हैं वो सारे के सारे आपके क्या एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, और सारे इनसे ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं हो सकता, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम सफिशिएंट जो आपके पॉसिबिलिटीज आपको क्वेश्चन की कराई जा रही है, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं, बाकी जो कल की क्लास में करेंगे।